नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं मयूरेश द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्ञानोदय एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए हमने आपको भाग 1 को पूरा पढ़ा दिया था। इसके अलावा आर्टिकल 368 को भी पढ़ा दिया था जो संविधान संशोधन का बात करता है, क्योंकि वहाँ पे आवश्यक था तो हमने उस पर भी डिस्कस कर लिया था, बहुत डीप डिस्कस था वहाँ पे भी। तो अब हम लोग संविधान के भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं और भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक आपका चर्चा किया गया है नागरिकता से संबंधित कानूनों का। तो आइए उसी का अध्ययन करते हैं हम लोग। ये रहा हमारा संविधान। ये क्या है भाई? ये है हमारा संविधान। तो आप जानते हैं कि इस संविधान के भाग 2 में, इस संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। किससे संबंधित प्रावधान है भाई? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में दिए गए हैं। ठीक है, अब आप देखें कि नागरिकता का इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, नागरिकता की महत्ता क्या हो सकती है। आखिर नागरिकता किसी भी देश के लिए कितना महत्व रखता है, किसी व्यक्ति मात्र के लिए नागरिकता कितना महत्वपूर्ण होता है। इस बात को समझने के लिए मेरे साथ आप कुछ कहानियों को सुनेंगे। कहानियाँ नहीं है, इसमें भी आपको शिक्षा मिलेगा। मेरे एक एक एग्जाम्पल में आपको शिक्षा ही मिलता है, मैं कुछ इधर उधर का बात नहीं करता हूँ। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक देश का जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार हमारा ही पड़ोसी देश है भाई, पूर्वी क्षेत्र में आप देखते हैं कि बसा हुआ है। यहाँ पे 2 प्रकार के लोग निवास करते हैं, है ना। एक तो बौद्ध मत को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे, जो कि बौद्ध मत को मानते हैं, और दूसरे लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। कौन है? मुसलमान हैं। इन मुसलमानों को कहा जाता है कि ये अल्पसंख्यक हैं। क्या है? अल्पसंख्यक हैं। इन मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 30 से लेकर के 40 लाख के आसपास थी। वहाँ पे 30 से लेकर के 40 लाख के आसपास इनकी जनसंख्या थी। जो बौद्ध मत को मानने वाले लोग हैं ये बहुसंख्यक हैं, ये हैं बहुसंख्यक। और ये जो बहुसंख्यक लोग हैं ये कहते हैं कि हम म्यांमार के मूल निवासी हैं, हम म्यांमार के मूल निवासी हैं। और इनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये जो मुसलमान लोग यहाँ पे हैं ये बाहर से आकर के बसे हुए हैं। कहाँ से आकर के? बाहर से आकर के बसे हुए हैं, अर्थात ये बाहरी लोग हैं। कुल मिलाकर के ये इनके बीच का झगड़ा था। अच्छा, मुसलमानों और बौद्धों के बीच वहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। इस बात से या तो कहें कि परेशान होकर या इसके रिटेलिएशन में इन मुसलमान लोगों ने यहाँ की म्यांमार की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर आक्रमण कर दिया भाई? सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया इन्होंने। जब इन्होंने सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया तो ये जो बौद्ध लोग हैं अर्थात जो मूल निवासी लोग हैं, इन्होंने सेना के साथ मिल करके इन मुसलमानों को क्या कर दिया? मुसलमान जनसंख्या जो थी, ये जो मुसलमान जनसंख्या थी इनको कर दिया म्यांमार से बाहर। क्या कर दिया? म्यांमार से बाहर, अर्थात इनको भगा दिया। जब इनको इन्होंने भगा दिया तो ये मुसलमान धीरे धीरे, यही मुसलमान आप समझिए कि यही मुसलमान रोहिंग्या कहे जाते हैं। रोहिंग्या, इन्हीं को हम रोहिंग्या के नाम से जानते हैं। ये लोग, ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये समझिए कि बांग्लादेश में गए, यही लोग इंडिया में आ गए बांग्लादेश के रास्ते, यही लोग ब्रिटेन में चले गए, है ना। यही लोग अफगानिस्तान का रुख कर लिए, यही लोग जर्मनी की ओर गए। ठीक है ना, मैंने नाम ले दिया है तो आप लोग सबका नाम लिख देंगे। और
यहां पर जाकर के शुरू में ये बन गए शरणार्थी। ये रोहिंग्या क्या बन गए भैया? शरणार्थी। ये बन गए शरणार्थी। अच्छा, और यही रोहिंग्या जो है ये यहाँ के राजनीति का समझिए कि एक प्रकार से मुख्य बिंदु बने हुए हैं हमारे भारत में, ठीक है ना। अच्छा, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मणिपुर राज्य में, हमारे यहाँ एक राज्य है मणिपुर। आजकल आप देख रहे होंगे कि मणिपुर बहुत दहल रहा है, जल रहा है कुछ साल पहले। ये क्यों भाई? क्योंकि यहाँ भी बाहरी लोग, एक तो यहाँ पे बहुतायत मात्रा में बांग्लादेश के लोग और दूसरे लोग म्यांमार के आकर के बस गए हैं। और ये जो म्यांमार और बांग्लादेश से बाहरी लोग आकर के बस गए हैं, ये मांग करते हैं कानूनी अधिकारों का। किसका मांग करते हैं? कानूनी अधिकारों का। कानूनी अधिकारों से तात्पर्य क्या है भैया? तो इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूं। कानूनी अधिकारों का ये क्या करते हैं? मांग करते हैं। कानूनी अधिकार क्या होते हैं इस बात को आप समझें। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार से सीधा सा मतलब यही समझिएगा कि वे सभी अधिकार जो किसी देश के परमानेंट नागरिकों को प्राप्त होते हैं। किनको प्राप्त होते हैं? नागरिकों को प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये इसी प्रकार का अधिकार मांगते हैं। ये कहते हैं, और इसमें कुछ अधिकारों का मैं नाम भी बता दूं। वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स। इसके अलावा आप पाएंगे कि चुनावी गतिविधि, अर्थात कि मैं भी चुनाव लड़ूं भाई। इसके अलावा सिविल सर्विसेज में भी ये मांग करेंगे। ये मांग करेंगे सरकारी योजनाओं की लाभ का, सरकारी योजनाओं में लाभ मांगेंगे। सरकारी जो योजनाएं हैं इसमें भी ये मांग करेंगे कि भाई हमको भी अधिकार आप दीजिए। सरकारी योजनाएं, इनका भी लाभ लेंगे भैया। आपको जो प्राप्त होता है 5 किलो चावल, उसका भी ये मांग करेंगे। समझ गए? यही कानूनी अधिकार होता है। इस बात को आप लोग शायद समझ पाए होंगे, कनेक्ट कर सके होंगे। अब मैं आप लोगों को अगली कहानी पर लेकर के चलता हूं। अगली कहानी है अफ्रीका की। अफ्रीका में भी लगभग सेम यही कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक आप लोग हो सके तो एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इधर देखिए। अफ्रीका का मैं आपको बात बताता हूं। एक देश है, आपको पता है, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका देश नहीं है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है ना भाई, जिसमें कि 52-53 देश हैं। यहाँ पे है बहुत ज़्यादा मात्रा में गरीबी। गरीबी होने के बाद उत्पन्न होती है भूखमरी, है ना। रोजगार की कमी। किसकी कमी? रोजगार की कमी, ठीक है। शिक्षा स्वास्थ्य की कमी। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी ना, भारी कमी। इसके अलावा गृह युद्ध जैसी स्थिति, इन स्थितियों से अफ्रीका बहुत भारी मात्रा में तबाह है। समझ गए? तो अफ्रीका से लोग चले जाते हैं यूरोपीय देशों में। कहाँ चले जाते हैं? यूरोपीय देशों में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं भाई? यूरोपीय देशों में। अब देखिए, यूरोपीय देशों में किस रास्ते से जाते हैं भाई? तो भूमध्य सागर के रास्ते। कहाँ? भूमध्य सागर के रास्ते। भूमध्य सागर के रास्ते ये लोग चले जाते हैं। भूमध्य सागर में कैसे जाते हैं भैया? तो ये तैर कर जल के रास्ते निकलते हैं। कहाँ से? तैर कर जाते हैं। किस तरफ से? जल के रास्ते से। तो जैसे ही तैर करके जल के रास्ते से ये लोग पहुंचते हैं, जल के रास्ते ये लोग सीधे कहाँ पहुंचते हैं भाई? यूरोपीय देशों में पहुंचते हैं, ठीक है।
यूरोपीय देशों में ये जैसे ही पहुंचते हैं, इनको मुलाकात होती है वहाँ की पुलिस से, और पुलिस इनसे पूछती है कि कहाँ भैया कागज दिखाओ नागरिकता संबंधी, यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो, समझ गए। तो ये कहते हैं कि हमारी स्थिति इतनी बदतर है कि हमको मार डालो अथवा यहीं रहने दो, वापस अफ्रीका मत भेजो। नागरिकता का ये इंपॉर्टेंस है, समझ गए। तो जल के रास्ते ही आते हैं, तो पुलिस इनसे क्या मांगती है? पुलिस इनसे वैध डॉक्यूमेंट मांगती है। वैध डॉक्यूमेंट किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित। किससे संबंधित? नागरिकता से संबंधित वैध डॉक्यूमेंट मांगती है कि क्या यूरोप के हो, क्यों घुसे चले आ रहे हो, समझ गए। तो ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं भैया हम लोग तो हैं अफ्रीका के, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है कि हमको भाग करके बाहर आना पड़ रहा है। इसी से परेशान होकर के एक यूरोपीय देश है आपका फ्रांस। फ्रांस में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि फ्रांस में आए हुए बहुत सारे शरणार्थी जो हैं, शरणार्थी, इन शरणार्थियों को यूरोपीय देश हो या फ्रांस हो, इन लोगों को एक कैंप दे दिया जाता है, शेल्टर होम जिसे कह सकते हैं। ये कैंप इनको दिया जाता है, शरणार्थी कैंप में इनको जगह दे दिया जाता है कि चलो भाई रहो। तो यही शरणार्थी कैंप के जो फ्रांस के लोग थे, इन्होंने, इन शरणार्थियों ने कानूनी अधिकारों का मांग कर दिया। किसका मांग कर दिया? कानूनी अधिकारों का मांग कर दिया, लीगल राइट्स का मांग कर दिया। अच्छा, कानूनी अधिकार क्या होते हैं ये पिछले स्लाइड पे बता ही चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए, ये लोग पहले बन करके आते हैं शरणार्थी, और सीधे सीधे फिर मांग करने लगते हैं कानूनी अधिकारों का कि हमको कानूनी अधिकार आप दीजिए, हम अब यहाँ के परमानेंट निवासी हो गए, हम इतना दिन से यहाँ रह रहे हैं। अभी करंट अफेयर्स में एक न्यूज चल रहा था बड़ा भारी कि ब्रिटेन में लगभग 10,000 युद्ध से प्रभावित मुसलमान क्षेत्रों से आए हुए लोग वो शरणार्थी बन करके रह रहे थे, और उस तरफ जाने वाली ब्रिटिश महिलाओं को ही, ब्रिटेन की जो महिलाएं थी उनका ही बलात्कार कर रहे थे। तो बताइए, ये शरणार्थी पहले तो रोते गाते आते हैं कि मार डालो लेकिन अफ्रीका मत भेजो, मार डालो लेकिन फलाने देश ना भेजो, लेकिन बाद में ये एक सिरदर्द बन करके उभर जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि ये कहीं के भी लीगल नागरिक नहीं है, इनके पास कोई नागरिकता नहीं है। यही सेम स्थिति क्या भारत में भी देखने को मिलती है क्या? तो आप पाएंगे कि बिल्कुल पूर्वोत्तर भारत में सेम यही स्थिति देखने को मिलती है। पूर्वोत्तर भारत में आप पाते हैं कि मणिपुर, असम, ठीक है, इसके अलावा आप पाते हैं कि वेस्ट बंगाल, ये जितने भी राज्य वहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में बने हुए हैं, हमारे राज्य हैं, वहाँ पे बहुत सारे बाहरी लोग आ चुके हैं। असम और असम को लिख लिया, त्रिपुरा को लिख लीजिए, त्रिपुरा, यहाँ पे बहुत सारे बाहरी लोग आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं? बाहरी लोग आ चुके हैं, और ये बाहरी लोग अब हमारे यहाँ आंदोलन करते हैं। हमारे लिए ये लोग चिंता का सबब बने हुए हैं, चिंता का ये सबब बने हुए हैं। और ये क्या करते हैं भैया, चिंता का सबब क्यों बने हुए हैं? तो ये भी लीगल राइट्स अर्थात कानूनी अधिकार मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कानूनी अधिकार मांगते हैं कि भैया आपके नागरिकों को जो अधिकार है वही अधिकार हमको भी दीजिए, हम भी यहाँ के संसाधनों का ठीक उसी प्रकार से उपभोग कर सकें जैसे कि पहले आपके यहाँ के लोग करते थे। तो ये लोग आते कैसे हैं? ये बाहरी लोग शुरू में बन करके आते हैं शरणार्थी। क्या बन करके आते हैं भाई? शरणार्थी बन के आते हैं, लेकिन बाद में इस तरह का कानूनी अधिकार का मांग करना शुरू कर देते हैं, और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति को भी ये लोग पैदा करने का प्रयास करते हैं किसी न किसी तरह से। आप लोग जानते हैं। आगे चलिए, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से। हाँ भाई, आगे देखिए आप लोग। तो नागरिकता का इंपॉर्टेंस तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके। अब भारत में नागरिकता को समझिए। यहाँ पे नागरिकता है ना, ये जो नागरिकता है,
इसको समझिए। ये हमारे यहाँ दो प्रकार से नागरिकता दिया जाता है ना। एक तो आप समझिए कि 26/1/1950, इसके पूर्व कौन कौन से लोग, इसके पूर्व कौन कौन से लोग भारत के नागरिक हैं, है ना। कौन कौन लोग भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, ठीक ना, ये बात। अच्छा, भारत के नागरिक कौन कौन से लोग हैं ये देखा जाता है। इससे पहले क्या बोलते हैं कि आप संविधान लागू होने से पहले, ठीक है, ये चर्चा आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 5 से लेकर के, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यही चर्चा आपको देखने को मिल जाता है कि कौन कौन से लोग संविधान लागू होने के पहले से भारत के नागरिक हैं, है ना। ये प्रावधान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये प्रावधान हमको देखना क्यों पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके पूर्व, संविधान लागू होने के पूर्व हमारे देश का हो गया था विभाजन, और इस विभाजन के बाद बहुत सारे लोग, ये मान लीजिए कि हमारा इंडिया है और ये मान लीजिए कि पाकिस्तान है ना। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया गए थे और बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान की ओर गए थे। तो ये तय करना जरूरी है कि कौन से लोग पहले से भारत के थे। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि बहुत सारे नागरिकता में संशोधनों को भी आपको पढ़ना होगा। नागरिकता अधिनियम 1955, एक संशोधन नागरिकता में 1955 में हुआ। इसके बाद 86-92 में हुआ, 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, है ना। इसके अलावे साल 2003 में हुआ। इसके अलावे आप देखेंगे कि 2005 और 2019 में भी संशोधन हुआ। कब कब हुआ भाई? साल 2005 में भी संशोधन हुआ और साल लेटेस्ट जो है साल 2019 में भी संशोधन हुआ। इसको महत्व देते हुए देखिएगा, यहाँ पे NRC, CAA आदि का बात किया गया है ना। तो इसका बात यहाँ पे किया गया कि भैया कागज दिखाओ, कब से रहते हो, क्या करते हो, इसके बाद हमारे यहाँ का नागरिकता आप प्राप्त कर लो। तो इतना संशोधन यहाँ पे किया गया है। अब देखिए, विभाजन के बाद जब हमारा संविधान निर्मित हो गया 26 जनवरी 1950 के दिन, है ना। तो इस दिन कौन कौन लोग भारत के नागरिक इसके पूर्व से हैं ये जानने के लिए हमको पढ़ना होगा। सबसे पहले अनुच्छेद 5 से 11 तक में अनुच्छेद 5 को किसको पढ़ना होगा भाई? अनुच्छेद 5 को हमको पढ़ना होगा, है ना। ये अनुच्छेद 5 क्या तय करता है इस बात को मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये बात करता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के विषय में। किस विषय में? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संदर्भ में बात करता है ना। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संदर्भ में बात करता है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 5 के तहत 3 प्रकार से आपको नागरिकता मिल जाती है। पहला प्रकार क्या है भैया कि आपका जन्म कहाँ हुआ हो? जन्म भारत में हुआ हो, भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। कहाँ जन्म हुआ हो? भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म हुआ हो। अथवा आप अर्थात ही अथवा सी, लड़कियों के लिए भी है, हिज पेरेंट्स अथवा हिज ग्रैंड पेरेंट्स, इनमें से कोई क्या हो? भारत का निवासी रहा,
सॉरी, ये शायद 2 ही आधार लेता है ना। हाँ, ये नहीं, सॉरी, माफ करेंगे आप लोग। इसमें दूसरा प्रावधान है कि आपके माता और पिता, इनमें से माता और पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो ना, कोई एक भारत से संबंधित हो ना, भारत से संबंधित हो। अच्छा, तीसरा एक और बात कि तीसरा बात इसमें यह कहा गया कि संविधान लागू होने के, क्या लिखा गया इसमें, संविधान लागू होने के वो शुरू में मैं आपको आर्टिकल 7 का प्रावधान लिखवाने लगा था, यहाँ पे सेकंड नंबर में, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में अधिवास करता हो। क्या करता हो? भारत में अधिवास करता हो। अधिवास, इसी को हम लोग निवास के नाम से जानते हैं भैया, है ना। तो अगर इन 3 कंडीशनों को कोई फुलफिल करता हो कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संदर्भ में 3 प्रकार से नागरिकता दिया जाता है आर्टिकल 5 के हिसाब से। एक तो आपका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, अगर ये नहीं हुआ है तो माता या पिता में से कोई एक भारत से संबंधित हो, और ये भी नहीं हुआ है तो आप संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में अधिवास अथवा निवास कर रहे हो। जैसे 1945 से अगर कोई व्यक्ति कनाडा से उठा और उसको भारत बहुत अच्छा लगा और निवास कर रहा है, तो वो आर्टिकल 5 के हिसाब से नागरिकता का अधिकारी होगा। अगर वो चाहे कि मुझे नागरिकता चाहिए तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 5 के हिसाब से इन 3 प्रकार से नागरिकता मिल जाती है। इन 3 प्रकारों से नागरिकता आपको दे दी जाती है, जो तीनों प्रकार यहाँ पे निम्नलिखित तरीके से मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये आर्टिकल 5 तक के प्रावधान हुए। अब मेरी व्यस्तता के कारण मैं आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11 पे चर्चा आज नहीं कर पाऊंगा। इस पे चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आर्टिकल 5 और नागरिकता के महत्व से संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास था। इस सुंदर क्लास का आप बढ़िया सा एक नोट्स भी बनाएंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आप बहुत खुश रहें, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो और हमारे चैनल को बढ़िया से सपोर्ट भी करें भाई। नमस्कार।